सब्जेक्ट है जिसका नाम है पॉलिटी। और पॉलिटी में 3 चैप्टर हैं दोस्तों। क्योंकि आज लाइट की थोड़ी अव्यवस्था है दोस्तों, हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो लाइट है नहीं, फिर भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत है तो आप एडजस्ट कर लेना। फिर भी मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। यानी पॉलिटी के 3 चैप्टर हैं दोस्तों। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रस्तावना, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, आपका फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों सिविल सर्विस का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता जिसमें इन तीनों से कभी सवाल नहीं बना हो। फंडामेंटल राइट से अगर मैं यूं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा पेचीदा सवाल आ सकता है, लेकिन प्रस्तावना यानी प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज से दोस्तों कभी जिंदगी में सवाल गलत नहीं होगा। यानी ये चेंज नहीं हो रही है वर्तमान में, ये भी कोई चेंज नहीं हो रहे। मौलिक ड्यूटीज क्या चेंज होगी, 10 से 11 हुए तो 11 में याद कर लेंगे, एकदम आसानी वे से याद करेंगे। कब कब क्या क्या हुआ, कब जोड़े गए, वो सब हम देखेंगे पूरा। यानी सिविल सर्विस आईएएस के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो मैंने यानी बीच बीच में पॉलिटी के लेक्चर डालता रहूंगा, और इन्हीं 3 वीडियो इसके बाद में जैसे हम आपका संसद है, संसद पे भी डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में टॉपिक छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है क्योंकि बहुत सी भर्तियां हैं जिनको पीसीएस देना है, तो ये ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से प्रश्न लगातार बन रहे हैं। इस बार का आईएएस का देख लीजिए आप, प्रियम्बल से प्रश्न पूछा था शायद। मौलिक यानी मौलिक अधिकार से तो ऐसा कोई पेपर नहीं बना होगा, चाहे वह आईएएस हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें मौलिक अधिकार से कभी प्रश्न नहीं पूछा। तो आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा वॉच देखें, यानी पूरा अगर देख लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपका कभी भी सवाल गलत नहीं हो। तो आइए आज हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी फंडामेंटल यानी प्रस्तावना जो पढ़ रहे थे उसी को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। यानी प्रस्तावना का दूसरा नाम है उद्देशिका। तो आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब मैं इस पूरे चैप्टर को यानी पूरे के पूरे पॉलिटी को कोशिश करूंगा कि एकदम फ्लो एंड चार्ट से बताऊं और इजी गोइंग में मैं आपको याद करवा दूंगा। अच्छे से नोट्स बनाना आपकी जिम्मेवारी है। प्रस्तावना, आपसे पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना है, इसका आधार क्या है, व्हाट इज द बेस ऑफ प्रियम्बल। प्रस्तावना का आधार क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा की बैठकें हो रही थी, एक 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर के दिन यानी 13 दिसंबर 1940 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कहा गया था, उद्देशिका। तो आपसे प्रश्न पूछे कि प्रस्तावना का आधार क्या है, तो प्रस्तावना का आधार क्या है, तो डेट आ सकती है 13 दिसंबर 1940। 13 दिसंबर 1940 को यानी पंडित नेहरू ने, शॉर्ट में लिख रहा हूं आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव, तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना का आधार माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकारा कब था। तो संविधान सभा ने कब स्वीकारा था दोस्तों, तो ध्यान रखना, यानी ये स्वीकारा गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। अब देखो 3 प्रश्न बन गए। प्रस्तावना आधार क्या है, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, पंडित नेहरू। कब रखा, 13 दिसंबर 1940 को। यानी कथन एवं कारणों से भी प्रश्न बने ना, देखो कथन एवं कारणों से प्रश्न बन सकते हैं कि संविधान सभा उद्देशिका का आधार उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है। तो क्या यह कथन सही है, तो बिल्कुल सही है। कब रखा गया, 13 दिसंबर 1940। किसने रखा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्वीकारा कब गया, संविधान सभा ने से स्वीकारा कब था, मान्यता कब दी थी, तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में हमने कुछ शब्द लिए हैं, तो शब्द कहां से लिए हैं। तो हमने प्रस्तावना में शब्द लिए हैं अमेरिका से, ये ध्यान रखेंगे भी। शब्द कहां से लिए दोस्तों, अमेरिका से लिए। नेक्स्ट आपसे पूछे जा सकते हैं कि मूल भावना यानी विचार कहां से पैदा हुआ। मूल भावना कहां से ली है, या मूल भावना आ सकता है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये मूल भावना यानी विचार कहां से आया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया गया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है,
दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यायिक आदेश कहां से लिए, तो न्यायिक आदेश क्या होते हैं, तो उन पे हम चर्चा करेंगे, खूब डिटेल से पढ़ेंगे। न्यायिक आदेश, तो न्यायिक आदेश आप सभी जानते हैं कहां से लिए गए हैं, तो सोवियत संघ से लिए गए दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में एग्जामिनर आपसे चीटिंग भी कर सकता है, सोवियत संघ भी दे सकता है और रूस भी ऑप्शन में मिले तो ही दो सही है, लेकिन प्रायोरिटी आप सोवियत संघ देंगे क्योंकि सोवियत संघ का विलय हो चुका है 1991 में, ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो वर्तमान में सोवियत संघ जैसा कोई संघ नहीं है, वर्तमान में रूस है, तो रूस भी ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना की लिखित तारीख क्या है दोस्तों, लिखित तारीख, सेम टू सेम सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, बस मैंने फ्लो चार्ट में आसानी से आपको याद करने के लिए इतना आसान बना दिया। तो प्रस्तावना की लिखित तारीख क्या है दोस्तों, तो प्रस्तावना की लिखित तारीख है 26 नवंबर 1949। क्या तारीख है, तो 26 नवंबर 1949। अब दोस्तों एक बार एग्जामिनर ने ये कोई प्रश्न पूछ लिया था कि ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में को स्वीकारी गई थी दोस्तों, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में स्वीकारी गई थी, तो इसे कहते हैं मिति मार्गशीर, मार्गशीर्ष बोल देते हैं, मिति मार्गशीर, मिति मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष विक्रम संवत शीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006, विक्रम संवत 2006, तो इस दिन ये स्वीकारी गई थी। तो ये लो दोस्तों, आपसे बहुत सारे प्रश्न कथन एवं कांडों से पूछे जा सकते हैं। अब पीसीएस दे रहे हैं तो आपको ये प्रश्न बनाने आने चाहिए कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना यानी प्रस्तावना को क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका का आधार क्या है, तो आधार है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक यानी कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को। उस दिन उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। तो दोस्तों यानी मैं ये बता रहा था उद्देशिका प्रस्ताव तो संविधान सभा ने कब स्वीकारा था, तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट आपसे पूछे कि प्रस्तावना के शब्द है वो कहां से लिए गए, तो अमेरिका से लिए गए। मूल भावना या विचार कहां से आया, तो ऑस्ट्रेलिया से। लिखित तारीख क्या है, तो 26 नवंबर 1949 को, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006, यानी विक्रम संवत आप सभी जानते हैं कि 57 साल आगे है, 57 साल सॉरी पीछे, तो ये आप देख सकते हैं, और ये 57 साल आगे ये। तो न्यायिक आदेश कहां से लिए हैं, तो सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए। तो ये आपको समझ में है दोस्तों, यहां तक मिटा देता हूं दोस्तों, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट क्या भी आईएएस पीसीएस में अगर कोई तैयारी कर रहा है तो नोट्स ही बनाने पड़ेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट कब तक सेव करेंगे, स्क्रीनशॉटों से पढ़ाई भी नहीं होती। बस ये है कि एक बार अगर वीडियो अच्छे से देखा रहेगा, नोट्स बनाए रहेंगे तो आपके सवाल शायद गलत न हो दोस्तों। नेक्स्ट पूछी जाती है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है संज्ञा, यानी प्रस्तावना को क्या क्या किस किन लोगों ने कहा है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, तो दोस्तों संविधान की आत्मा किसने कहा है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि संविधान की कुंजी, यानी संविधान की कुंजी। नेक्स्ट आपसे पूछे जाए कि राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, राजनैतिक कुंडली। नेक्स्ट आपसे यह पूछा जा सकता है दोस्तों कि दीर्घकालीन सपनों का विचार, दीर्घकालीन सपनों का विचार ये किसने कहा है दोस्तों। तो संविधान की आत्मा, तो दोस्तों दो लोगों के नाम आते हैं संविधान की आत्मा, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुछ किताबें नेहरू को मानती है और कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि एक न्यायमूर्ति हुए, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट आपसे पूछे कि संविधान की कुंजी किसने कहा है, तो संविधान की कुंजी यानी के एम मुंशी ने कहा था। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी इनका पूरा नाम था। राजनीतिक कुंडली, तो राजनीतिक कुंडली कहा था वारकर साहब ने।
नेक्स्ट पूछे कि दीर्घकालीन सपनों का विचार, तो अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर, ये पूरा नाम है इनका दोस्तों, अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये 4 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, यानी प्रस्तावना को किन लोगों ने क्या संज्ञा दी है। तो संविधान की आत्मा, तो ज्यादा किताबें सही इनको मानती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे यानी 2 लोगों ने कह रखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। संविधान की कुंजी किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी साहब ने कहा है। नेक्स्ट पूछे कि संविधान राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो वारकर साहब ने कहा है। नेक्स्ट पूछे आपसे कि दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा है, तो दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है अलाउद्दीन स्वामी अय्यर ने। तो दोस्तों मुझे भी पता है लाइट बोर्ड पे गिर रही है आज, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया दोस्तों, आज लाइट की प्रॉब्लम है। तो जहां वीडियो शूट कर रहे हैं वहीं से लाइट थोड़ा फोकस पड़ रहा है भैया। कल आपसे सही मिलेगा दोस्तों, बस आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। अच्छे से देखें दोस्तों, बस एक ही पढ़ने वाले स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, सक्सेस का एक रूल होता है, सक्सेस की पहली शुरुआत भी प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। तो आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, तो निश्चित मानिए कि आप उस रास्ते पर हैं जहां सफलता आपको नजदीक मिलेगी। जिसके जीवन में प्रॉब्लम ही नहीं आई तो वो क्या फेस करेगा, कुछ भी। नेक्स्ट एक सिंपल सा सवाल है दोस्तों, इस प्रकार का यूपीएससी कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, या ना पूरा डिटेल से बता रहा हूं मैं आपको। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित हुआ है, भारत शब्द का प्रयोग। तो भाई प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है दोस्तों, तो कुल 2 बार हुआ है दोस्तों। तो जैसे ही हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो 2 बार कैसे हुआ है, तो वैसे तो आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए, पॉलिटिकल में प्रीएम्बल याद ही होनी चाहिए दोस्तों। देश के नागरिक हैं आप, देश के नागरिक हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको, फंडामेंटल राइट्स आपके क्या है, और प्रीएम्बल तो मौखिक याद होनी चाहिए, यानी मुंह से बोली जानी चाहिए। तो पहली लाइन स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, भारत को, तो बस 2 ही बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर इतना ही है, इससे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं पूछता। हालांकि इस प्रकार का नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ध्यान होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि पढ़ रहे हैं और हमने एक अच्छी चीज को छोड़ दी और वो एग्जाम में पूछ ली, वहीं से सवाल गलत हो गया, तो फिर क्या करेंगे। इससे अच्छा है कि उसको पढ़ लिया जाए। अब बात करते हैं दोस्तों प्रस्तावना। आपसे प्रश्न ये पूछे कि प्रस्तावना क्या है, व्हाट इज प्रीएम्बल, क्या है अभी प्रस्तावना, तो आपके ये उत्तर होने चाहिए दोस्तों। प्रस्तावना संविधान का पहला पेज है, संविधान का पहला पेज है दोस्तों। यानी स्टेटमेंट आ सकते हैं कि प्रस्तावना क्या है, गलत कथनों को चुनिए, तो गलत कथन दे दोस्तों, यानी पहले बता दे, लिख देता हूं, फिर आपसे यानी किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं ये भी देखते हैं। संविधान का सार है, संविधान का सार है। नेक्स्ट एक लाइन और बताई जाती है, संविधान का भाग। हालांकि कब भाग माना गया इस पर हम खूब डिटेल से चर्चा करेंगे, संविधान का भाग है, लेकिन वर्तमान में भाग माना हुआ है, तो आप यही उत्तर देते हैं। अब देखो सिविल सर्विस किस प्रकार प्रश्न पूछती है, आपसे प्रश्न आएगा कि प्रस्तावना के बारे में, यानी प्रस्तावना के बारे में गलत कथनों को छांटिए। पहला कथन दे रखा है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा कथन, संविधान का पहला पेज है। तीसरा कथन, संविधान का सार है। अब देखो दोस्तों, देख दे रहे कि ए में बी गलत, ए सही या बी गलत, तीनों ही सही है, तीनों ही गलत है, इस प्रकार के कोई से भी ऑप्शन बना कर दे। तो बस आपको ये याद होना चाहिए कि प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना संविधान का पहला पेज है, संविधान का सार है, संविधान का भाग है। यहां तक आई होप आपको समझ में है। तो नेक्स्ट बात करता हूं, अब स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना को हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों संविधान में यानी प्रस्तावना की पहली लाइन स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है, तो प्रस्तावना की लाइन स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग। अब दोस्तों एक बार राजस्थान पीसीएस, यानी राजस्थान में पीसीएस नहीं, राजस्थान में आरएएस बोलते हैं, राजस्थान आरएएस में यहां लोग की जगह नागरिक लिखा हुआ मिला था, तो ये भी सही माना था, यानी आरपीएससी ने इसे सही माना था, तो आप भी ध्यान रखेंगे ये सही है। अब पहली बात तो हम भारत के लोग, ये लाइन है ना, ये लाइन हमने कहां ली, कहां से ली,
कोई कमेंट करके बता सकता है हम भारत के लोग कहां से, ये लाइन कहां से ली हुई हमने, बताना भी कमेंट करके। हम भारत के लोग, ये लाइन, और दो ही चीजें पढ़नी है, इसका तात्पर्य क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तात्पर्य, हम भारत के। तो उत्तर आपका आना चाहिए कि ये हम भारत के लोग, ये लाइन हमने कहां से ली है, तो दोस्तों ध्यान रखना ये लाइन हमने ली है अमेरिका से। इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, तो दोस्तों इसका तात्पर्य ये है कि भारत में जनता संप्रभु है, भारत में जनता संप्रभु है। दूसरा मतलब इसका यह है कि भारत में जनता सर्वोच्च है, भारत में जनता सर्वोच्च है। इसका तीसरा मतलब यह है कि भारत में शासन करने की अंतिम शक्ति जनता में निहित है, भारत में शासन करने की अंतिम शक्ति जनता में निहित। तो ये तीनों लाइनें, यानी तीनों एक ही लाइन का एक ही मतलब है, कोई सी भी लाइन आपसे दी जा सकती है। हम भारत के लोगों का मतलब, यानी ये लाइन हमने कहां से ली है, तो अमेरिका से ली है, पहली बात तो यही पता होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है, तो भारत में जनता संप्रभु है। संप्रभु शब्द अभी थोड़ी देर में उल्लेखित करेंगे दोस्तों, इसका क्या मतलब है, किसने दिया था, कहां दिया था, अभी नेक्स्ट लाइन वही आएगी। भारत में जनता सर्वोच्च है, या यूं कह सकते हैं कि भारत में शासन करने की अंतिम शक्ति क्या है, किसमें निहित है, जनता में निहित है। अरे हमारे देश का पहला नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति नहीं होता क्या, राष्ट्रपति को चुनता कौन है। अब आप कहेंगे कि सर राष्ट्रपति का तो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा होता है, भाई बात सही है, लेकिन आप ये गौर करें कि एमपी एमएलए जो चुनाव वोट यानी वो भाग लेते हैं, तो वो भी तो किसी के द्वारा चुनकर आए हैं, वो भी तो हमने चुनकर भेजे हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव के में जनता ही भाग लेती है, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से लेती है, वो बात अलग है। तो ये इसका मतलब है, भारत में जनता संप्रभु है, भारत में जनता सर्वोच्च है, भारत में शासन करने की अंतिम शक्ति किसमें निहित है, तो ध्यान रखना दोस्तों जनता में निहित है। नेक्स्ट चलता हूं, आगे शब्द आता है, नेक्स्ट शब्द जो हम बात कर रहे थे संप्रभुता की, यानी उस शब्द को चर्चा कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, अब कर्म से शुरू रहेगी। एक बार यूपीपीसीएस में ये कर्म दिया हुआ था, शायद 2018 या 19 वाला पेपर देख लेना, आपको प्रस्तावना में से कर्म दे रखा था, यानी कोई मतलब पूछा ही नहीं, कर्म दे रखा था, 4 शब्द दे दिए कि पहला शब्द कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो हम भारत के लोग, इसके बाद में कर्म से ही शब्द बता रहा हूं मैं सारे के सारे, तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभु, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, संपूर्ण। अब मैं उन्हीं शब्दों को लूंगा जिनके कुछ मतलब हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रभुत्व संपन्न संप्रभु, तो ये लो दोस्तों संप्रभु शब्द आ चुका है। पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, ये संप्रभुता है क्या, संप्रभुता, संप्रभुता शब्द है ना दोस्तों, यानी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये शब्द किसने लिया था, तो ध्यान रखना ये शब्द का, इस शब्द का जनक माना जाता है जया बोंदे, और इस जया बोंदे की रचना है रिपब्लिका। क्या रचना है दोस्तों, तो जया बोंदे की रचना क्या है, तो रिपब्लिका, यानी इसकी किताब है। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो तात्पर्य सिंपल सा ही मतलब है दोस्तों, संप्रभुता का तात्पर्य होता है कि निर्णय आंतरिक व निर्णय आंतरिक व बाहरी दबाव को माने बिना निर्णय लेने की क्षमता,
अभी दोस्तों हाल फिलहाल में एक चर्चा में मुद्दा रहा था जम्मू कश्मीर। जैसे जम्मू कश्मीर में यानी पाकिस्तान इस मैटर को यूएन में ले गया था, तो भारत में न्यूज जितने न्यूज़पेपर थे उन्होंने कहा था कि यह एक संप्रभु देश का स्वतंत्र फैसला है। संप्रभु देश का मतलब यही होता है कि वह किसी बाहरी देश के दबाव में आकर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो भारत की जनता के खिलाफ है, यानी आंतरिक यानी राज्यों के दबाव में, बाहरी यानी किसी विदेश वालों के दबाव में आकर। तो संप्रभुता का मतलब है यही है। तो संप्रभुता शब्द दिया किसने था? तो ध्यान रखना, जया बोंदे ने दिया था। कहां दिया था? तो इसकी इनकी पुस्तक का नाम है रिपब्लिका। अब दोस्तों स्टार लगा देता हूं, नोट लगा देता हूं। एक पुस्तक है जिसका नाम है रिपब्लिक, एक है रिपब्लिका। रिपब्लिक पुस्तक है ना, वो है दोस्तों प्लेटो की, ये ध्यान रखना। प्लेटो तो समझते हैं दोस्तों, फिलोसफी में है। अब दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना? भारत संप्रभु बना कब दोस्तों? किस डेट को भारत संप्रभु बन गया था? तो भाई जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन तो बनेगा। तो संविधान हमारा लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये डेट उत्तर आनी चाहिए दोस्तों। कब होगी दोस्तों? ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 को। हम संप्रभु राष्ट्र के रूप में ऊपर कराए थे, संप्रभु राज्य भी। हालांकि हमारे शब्द है जो भाग 1 में पढ़ेंगे, तो भाग 1 में जो पहला अनुच्छेद है उसमें यही लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी राज्यों का संघ। राज्य शब्द अपने आप में यानी राज्य अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है जो देश के लिए संबोधित की जाती है। तो यहाँ शब्द यही लिखा हुआ मिलेगा आपको, यानी एम लक्ष्मीकांत जब देखेंगे लक्ष्मीकांत में यही देखने को मिलेगा कि भारत संप्रभु राज्य कब बना। तो राज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। अब राष्ट्र की अलग एक परिभाषा होती है, तो राष्ट्र पढ़ेंगे तब बता दिया जाएगा आपको। वैसे राष्ट्र का शब्द है ना, राष्ट्र यानी देश भावना, देशभक्ति को प्रेरित करता है। अब जैसा हमारे भारत और पाकिस्तान के साथ में मैच होता है दोस्तों, तो भारत एवं पाकिस्तान का, अब चाहे मैच कोई देखे न देखे, लेकिन हमारा यही लगाव रहता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान नहीं जीतना चाहिए। तो वो हमारा देश के प्रति प्रेम है ना, वो राष्ट्र भावना को, यानी वही राष्ट्रभक्ति को समर्पित है, वही उसी का मतलब है। लेकिन हम पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं मैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभु, संप्रभुता शब्द का तात्पर्य क्या है? पहली बात तो शब्द किसने दिया था? जया बोंदे ने दिया। कहां दिया? तो रिपब्लिका में। जबकि रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? तो ये प्लेटो की है दोस्तों। भारत संप्रभु राज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना था। तात्पर्य आंतरिक व बाहरी दबाव को माने बिना निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसी को संप्रभु। यानी जम्मू कश्मीर के मामले में हमने न यूएन के दबाव में फैसला लिया और न किसी आंतरिक राज्य के हस्तक्षेप में, स्वतंत्र यानी स्वतंत्र देश की संप्रभु सरकार का यह फैसला था। तो संसद का फैसला था, सभी को मान्य रहा था दोस्तों। भारत संप्रभु राज्य कब बना? तो ये भी मैंने बता दिया, 26 जनवरी 1950 को बन गया था। नेक्स्ट दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, समाजवाद एक शब्द है, उसके बाद में आएगा समाजवाद। पहली बात तो दोस्तों समाजवाद का तात्पर्य क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तात्पर्य, यानी समाजवाद का तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य यही होता है कि उत्पादन के साधनों पर सरकार, यानी उत्पादन के साधनों पर सरकार और हमारा समान समावित्व होगा। तो यही उसका मतलब है दोस्तों, उत्पादन के साधनों पर सरकार या समाज का उत्पादन के साधनों पर सरकार या समाज यानी हम का समान समावित्व यानी राज्य सरकार या देश की सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि कोई काम है जैसे कोल फैक्ट्री तो सीधा सरकार को घोषित कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती, वो समाज को भी लेके आएगी। ठेका नहीं छूटते हैं दोस्तों, वही समाजवाद का तात्पर्य, यानी सबको साथ में लेकर विकास करना। अब दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। उत्पादन के साधन कितने होते हैं? तो उत्पादन के साधन भी 5 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? तो ये बता देता हूं, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, साहस है और उद्यमी है। चलो लिख ही देता हूं, यानी ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है दोस्तों। उत्पादन के साधन कितने होते हैं? भी उत्पादन के साधन होते हैं दोस्तों 5। कौन कौन से होते हैं? तो भूमि है, पूंजी है, यूपीएससी में जरूर लगती है दोस्तों, इकोनॉमिक्स तक प्रश्न पूछे जाते हैं। भूमि, पूंजी, साहस, उद्यमी और एक और है जिसका नाम है दोस्तों
श्रम, यानी भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और उद्यमी, ये 5 प्रकार के इकोनॉमिक्स में साधन बताए जाते हैं, उत्पादन के साधन है दोस्तों। हालांकि ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। अब दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि आपको कि भारतीय समाजवाद का झुकाव किसकी ओर है, यानी भारतीय समाजवाद है, भारतीय समाजवाद आपसे प्रश्न ये पूछे कि भारतीय समाजवाद गांधीवाद का मिश्रण है दोस्तों, यानी मार्क्सवाद और आपके गांधीवाद का मिश्रण है। ये सिंपल की सीधी लाइनें आती है दोस्तों, मिश्रण है। आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारतीय समाजवाद किनका मिश्रण है, तो कार्ल मार्क्स और गांधीवाद का मिश्रण है। लेकिन आपसे ये पूछे ना दोस्तों, लेकिन झुकाव तो किसका आएगा, तो झुकाव हमेशा गांधी की तरफ आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। भारतीय समाजवाद पर गांधीवाद का बहुत बड़ा असर है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि इस समाजवाद का उद्देश्य क्या है। ये प्रश्न दोस्तों यहां से देखो, आईएएस में एक बार प्रश्न पूछा था। अब देख बताता हूं आईएएस में क्या प्रश्न पूछा। ये शायद आईएएस 2000 पता नहीं कौन सी भर्ती में पूछा, लेकिन प्रश्न पूछा होगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका आधार क्या है, और इसका यह बल किस पर देता है दोस्तों। 3 प्रश्न है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है, तो वेलफेयर होता है, यानी कल्याण, सभी का कल्याण होना चाहिए दोस्तों। आधार क्या है, तो दोस्तों इक्वलिटी, यानी समानता। दोस्तों स्टार लगाओ बस, समानता शब्द का उल्लेख कहां भी प्रस्तावना में भी है, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों। आगे चलकर हम और पढ़ेंगे। सिविल सर्विस आईएएस प्री 2013 का पेपर चेक कर लेना, ये प्रश्न पूछ लिया था। आरएएस में आया था 2013 में, और यूपीएससी ने 2015 में पूछा था ये प्रश्न पूछा। अब प्रश्न क्या पूछा, तो जिस दिन मैं फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ाऊंगा ना, उस दिन मैं बताऊंगा, यानी समानता शब्द का उल्लेख कहां और भी है, और कहीं भी जगह हो रहा है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी होगा, तो ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने स्टार लगाया। लेकिन आईएएस में ये प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न ये पूछा कि भारतीय समाजवाद यानी समाजवाद है। प्रश्न देखो ये पूछा कि प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवाद का आधार है समानता, लेकिन समानता किस प्रकार की समानता का उल्लेख है, तो किस प्रकार की समानता है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, आर्थिक समानता का उल्लेख करता है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन प्रस्तावना 3 प्रकार, यानी प्रस्तावना में समानता अलग है, ये भी ध्यान रख लेना। आर्थिक समानता ही नहीं है वहां, दोस्तों समानताएं और भी देखने को मिलेगी। तो प्रस्तावना में समानता सिर्फ ये और सिर्फ किसकी उल्लेख कर रहा है, तो आर्थिक समानता। अब दोस्तों बल किस पर दिया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, आवश्यकता पर बल दिया जाता है, ये कोई नहीं पूछता। आवश्यकता, व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती है दोस्तों, तो ये इकोनॉमिक्स का सीधा सीधा मतलब है कि, यानी बोल देता हूं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं दोस्तों, यानी आप प्रत्येक व्यक्ति, उसकी आवश्यकताएं अनंत नहीं है क्या, अनंत आवश्यकता हूं, यानी हमें बचपन में ये सिखाया जाता है कि आपकी आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन आप आवश्यक वस्तु का, यानी आपकी जो जरूरत की वस्तु है उसको पहले प्रयोग में लीजिए, और अनंत आवश्यकताओं की तो ध्यान मत दीजिए। गाड़ी बंगला सब चाहते हैं, लेकिन क्या हम सभी जगह सब चीजें पूरी कर पाते हैं, तो नहीं कर पाते हैं, यानी आदमी की आवश्यकताएं वो बहुत अनंत है। तो ये लिखा ऐसा इकोनॉमिक्स बोलती है कि व्यक्ति आवश्यकता अनंत है, उनकी पूर्ति के साधन सीमित है, इसलिए सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए जरूरत चीजों, यानी जरूरतमंद चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति पहले की जानी चाहिए। तो ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, लेकिन आपको ये इतना ध्यान नहीं रखना। इतने ही प्रश्न बनते हैं सिविल सर्विस में, यानी आईएएस में समाजवाद से इससे ज्यादा प्रश्न नहीं। हालांकि 1991 के बाद में ये समाजवाद शब्द भी अप्रासंगिक हो गया था, लेकिन वो इतना नहीं ध्यान रखना है, आपको सिर्फ यही बात याद रखनी है। समाजवाद का तात्पर्य तो उत्पादन के साधनों पर सरकार व समाज का समान समावित हो, यानी उत्पादन के साधन कितने होते हैं, तो दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो वो मैंने आपको बता दी, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, साहस है और उद्यमी। लेकिन उन सबको कहाँ पढ़ा जाता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, फिर भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय समाजवाद किसका मिश्रण है, तो भारतीय समाजवाद मिश्रण किसका है, तो मार्क्सवाद व गांधीवाद का मिश्रण है दोस्तों। नेक्स्ट पूछे कि झुकाव किसकी ओर है, भारतीय समाजवाद का झुकाव तो गांधीवाद की ओर है, यानी गांधी दर्शन से प्रभावित है।
उद्देश्य क्या है? तो कल्याण। आधार क्या है? समानता। कैसी समानता की बात करता है? तो आर्थिक समानता। ये ध्यान रखना दोस्तों, आर्थिक समानता के अलावा कोई भी किसी भी प्रकार की समानता प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ये बात ध्यान रखना। समझ में है यहाँ तक? बल किस पर देता है? तो आवश्यकता पर बल देता है। इसका कोई आपको उल्लेख करना नहीं है। व्यक्ति की अनंत आवश्यकताएं होती है, अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सीमित साधनों के साथ में जरूरतमंद आवश्यकताओं की पूर्ति पहले करनी चाहिए। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मैंने बोल दिया, अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना दोस्तों। आगे की क्लास पॉलिटी हम कंटिन्यू करेंगे। आपका रिस्पॉन्स का वेट रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।